अरे यार पापा, अपनी दवाई भी आप खुद नहीं ले सकते हैं। एक कैप्सूल ही तो है। आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे मैं आपको ईंट पत्थर खाने के लिए दे रहा हूँ। कम ऑन पापा, कम से कम ये काम तो खुद से कर लिया कीजिए। अब मैं नौकरी करूँ या फिर आपको समय पर दवाई देता रहूं? आप मेरी परेशानी क्यों नहीं समझते हैं? घर में आपके लिए अलग से एक नौकर रखा है, फिर भी आप ऐसा करते हैं। अच्छा ठीक है, अगर आपको दवाई गर्म लग रही है तो ये लीजिए शहद, इसके साथ ले लीजिए। रवि अपने पिता मोहन बाबू से कहता है। मोहन बाबू बोले, अब पता चला तुम्हें कि तुम्हें और तुम्हारी बहन नेहा को पालने में मैंने और तुम्हारी माँ मीना ने कितनी मेहनत की थी। दिन रात हम लोग तुम्हारे नखरे उठाते थे पर कभी परेशान नहीं होते थे। और एक तुम हो जो छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हो। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं दवाई खा लूंगा। मैं तो बस तुमसे बात करने का बहाना ढूंढ रहा था। बेटा, आजकल के जमाने में माँ बाप को बच्चों से और कुछ नहीं, बस थोड़ा सा वक्त ही तो चाहिए, जिसकी बहुत कमी हो गई है। कौन जानता है, जब तुम्हारे पास वक्त होगा तो शायद मेरा वक्त खत्म हो चुका होगा। रवि बोला, पापा आप देख रहे हैं मैं पहले ही ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा हूँ और आप हैं कि आपको मजाक सूझ रहा है। मोहन बाबू बोले, अच्छा ठीक है, अब नहीं करूंगा। देखो बाहर मौसम अच्छा हो रहा है, मैं पार्क घूमने चला जाता हूँ। घबराना मत, छड़ी के सहारे नहीं जाऊंगा, रामू को लेकर जाऊंगा। अरे रामू, मेरे लिए मैचिंग पैंट और टी शर्ट निकालो। वहां बहुत सी आंटी पार्क में घूमने आई है। सोच रहा हूँ किसी से दोस्ती कर लूं। तुम तो शादी करोगे नहीं रवि? क्या पता मेरी ही किसी के साथ सेटिंग हो जाए। वो तुम्हारी कमला आंटी कैसी रहेंगी? कहते हुए मोहन बाबू हंसने लगे। तभी उनका नौकर रामू हैंगर में कपड़े लेकर आया और बोला, साहब लीजिए कपड़े। इतने में रवि अपना फोन ढूंढने लगा। अभी तो फोन यहां रखा था, कहां चला गया? जरूर आपने ही छुपाया होगा। मैं कह रहा हूं ये सब करके कोई फायदा नहीं होगा। एक मुसीबत कम है जो शादी करके दूसरी मुसीबत ले आऊं। आप हैं कि कुछ सुनते नहीं हैं। वो आएगी तो मुझे अपना सुनाएगी। मैं तो ना इधर का रहूंगा ना उधर का। मोहन बाबू रवि को परेशान देखकर बोले, अरे रुक, ये रहा तेरा मोबाइल। इतना कहकर उन्होंने मोबाइल रवि के हाथ में रख दिया। रवि बोला, पापा आप भी ना बस तंग करते रहते हैं मुझे। ऑफिस जाते समय तो ये मत किया कीजिए। सोचिए, अभी बस सपना के साथ मेरी मंगनी हुई है, तब आपका ये हाल है। शादी करके आएगी और आपकी ऐसी हरकतें देखेगी तो वो भी क्या कहेगी कि तुम्हारे पापा बच्चों जैसी हरकतें करते हैं। इतना कहकर रवि भी मुस्कुराने लगा। रवि की मां मीना जी के निधन के इतने दिनों बाद मोहन बाबू को हंसता हुआ देख रवि खुश हो रहा था। वो जानता था उसके पापा उसे खुश रखने के लिए अपना सारा दर्द छुपाकर खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मोहन बाबू मुस्कुराते हुए बोले, सपना को मेरे स्वभाव के बारे में थोड़ा थोड़ा पता चल चुका है। घबरा मत, बहू आएगी ना तो तुम दोनों को ही सताऊंगा। कहीं तुम लोग मेरे डर से शादी टाल तो नहीं रहे हो? बस मंगनी करके बैठ गए, ना जाने तब तक मेरे पास समय रहेगा या नहीं। तो मैं इस समय का पूरा उपयोग करना चाहता हूँ। मोहन बाबू अपनी पत्नी के निधन के बाद यूं ही हंसते मुस्कुराते कभी अपनी बेटी नेहा के घर चले जाते। वहां भी नाती नातिन से हंसी मजाक करते और घर में रौनक बनी रहती। फिर सबसे मिलकर लौट भी आते थे। यहाँ बेटे रवि को ऑफिस से फुर्सत नहीं मिलती थी तो वो रवि के द्वारा लाए गए स्पीकर पर गाने सुनते और गुनगुनाते। समय बीता। कुछ दिनों से मोहन बाबू कुछ बदले बदले नजर आ रहे थे। ना जाने क्या बात थी, वे हर वक्त चुप चुप ही रहते। एक रोज जब रवि उनके मेडिकल के कागज देख रहा था तो वे उन कागजों को रवि से छीनते हुए बोले, तुम रहने दो, ढंग से तो तुमसे कुछ नहीं होगा। ऑफिस का काम ही ढंग से कर लिया करो, यही बहुत है। सबके लड़के तरक्की करके कहां से कहां पहुंच गए। अरे कुछ तो विदेश तक चले गए और तुम हो कि यहीं चिपक कर बैठे हो। क्या बस इस मकान के लिए? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पीछे मैं ये घर नेहा को या किसी ट्रस्ट को दे दूंगा या फिर तुम्हारी उस कमला आंटी से शादी कर लूंगा? मेरी हर बात में टोका टाकी करते हो। मैं तो तंग आ चुका हूँ। अरे मैं चैन से जीना चाहता हूँ, तुम मुझे जीने क्यों नहीं देते? ठीक है, अब मैं खाना ही नहीं खाऊंगा। इतना बोल मोहन बाबू वहां से चले गए। रवि उदास बैठा था तो रामू बोला, पता नहीं क्या हुआ है, बड़े मालिक चिड़चिड़े होते जा रहे हैं। नेहा बिटिया के यहाँ भी जब पिछली बार गए थे तो दामाद बाबू और बच्चों को डांट कर चले आए। आजकल बात बात पर गुस्सा होना तो आम बात हो गई है उनके लिए। आपको क्या लगता है वे आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? रवि को कुछ कुछ तो समझ में आ रहा था। रवि ने कहा, जरूर पापा ने मेरा जर्मनी जाने का अपॉइंटमेंट लेटर पढ़ लिया होगा। इस लेटर के साथ सपना का भी लेटर था। वो भी तो अजीब है, मेरे बिना नहीं जा सकती थी। अपना लेटर भी मुझे ही थमा दिया। कहीं पापा ने उस लेटर को तो नहीं पढ़ लिया? यहीं कहीं तो छुपा के रखा था मैंने, कहां गया? इतना कहकर रवि वो लेटर ढूंढने लगा। ये मिल गया। मैंने इसे दराज में सबसे नीचे बिजली के बिल की फाइल में छुपा के रखा था। ये ऊपर कैसे आ गया? लगता है
मैं ही इसे ऊपर रखकर भूल गया। पापा ने जरूर इसे पढ़ लिया होगा और लास्ट डेट भी देख ली होगी। कहीं इसीलिए तो वो इतने चिड़चिड़े नहीं हो गए हैं। वो कितना भी कर ले, इस हालत में मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। बचपन से जवानी तक का जो इतना निश्चल लाड़, प्यार, सीख, सेवा और दुलार जो माँ के जाने के बाद मुझे उनसे मिला है, मेरा ये एक जीवन क्या, ऐसे कई जीवन मैं उन पर न्यौछावर कर सकता हूँ। कुछ दिनों तक रवि मोहन बाबू को मनाने के लिए कभी उनकी पसंद की चीजें लाता तो कभी उनकी पसंद के गाने बजाता। एक दिन मोहन बाबू रवि से बोले, तू मेरा भला चाहता है तो जल्दी से जल्दी सपना से शादी कर और निकल जा मेरे घर से। तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है, मैं और कमला जी अब अच्छे दोस्त बन गए हैं। सोचता हूँ उनसे विवाह कर लूंगा और चैन से इस घर में रहूंगा। वो मेरी अच्छी तरह देखभाल करेंगी और मुझे कंपनी भी देंगी। रवि ने हैरानी से मोहन बाबू की तरफ देखा और बोला, पापा आप झूठ बोल रहे हैं ना, कह दीजिए कि ऐसा कुछ नहीं है। मोहन बाबू टस से मस नहीं हुए, बस इतना ही बोले, तुम शादी करते हो कि नहीं, वरना मैं अन्न जल सब त्याग दूंगा। आखिरकार रवि को जल्दी जल्दी में सपना से शादी करनी ही पड़ी और मोहन बाबू का आशीर्वाद लेकर उन दोनों को जर्मनी जाना पड़ा। मोहन बाबू ने मुस्कुराते हुए बेटे बहू को विदा किया। आज 6 महीने बाद भी रवि और सपना की हर हफ्ते रात में मोहन बाबू से बात होती है। रवि बोला, आप ठीक तो है ना पापा? आप हमसे झूठ बोल रहे थे ना पापा कि आप शादी कर लेंगे। मुझे पता है आप माँ की यादों के सहारे उस घर में रहना चाहते थे और आपको छोड़कर हम यहाँ नहीं आते, इसलिए आपने ये सब नाटक किया ना और जिद भी पकड़ ली। पापा मैं जानता हूँ आपने हमारे बेहतर भविष्य के लिए हमें यहाँ भेजा है। मोहन बाबू बोले, ऐसा कुछ नहीं है। रवि बोला, ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो चलिए कमला आंटी से मेरी बात करवाइए। अच्छा ठीक है, रामू को ही फोन दीजिए। मुझे मालूम है आपने नेहा को भी माँ की कसम दी होगी, इसलिए वो भी कुछ नहीं बताती है। मोहन बाबू हंसते हुए बोले, हम बहुत मजे में हैं। कमला जी और मैं रोजाना रामू को लेकर पार्क में जाते हैं। दोनों मेरा पूरा ध्यान रखते हैं। अभी भी वो मेरे लिए किचन में रामू के साथ खाना बना रही है और वो मुझे सब कुछ खाने देती है, तेरी तरह नहीं हर बात में मुझे रोकती टोकती है, समझा? अब तुम उसके सौतेले बच्चे हो तो वो भला तुमसे क्यों बात करेंगी? सुनो, तुम मेरी फिक्र छोड़ो, अपने काम में दिल लगाओ। फालतू में बहू का भी दिमाग खराब मत करना। अरे हर हफ्ते ही तो तुम लोग मुझसे बात करते हो। सच कह रहा हूँ, मैं ठीक हूँ। चलो अब रखो। और उन्होंने फोन काट दिया। रवि ने महसूस किया कि मोहन बाबू की आवाज अब नर्म होने के साथ साथ धीमी भी होती जा रही थी। आखिर बात क्या थी ये उसे कोई बता नहीं रहा था। करीब 2 हफ्ते तक उनका फोन नहीं लगा। फिर अचानक एक दिन मोहन बाबू ने खुद रवि को फोन किया और हंसते हुए बोले, बेटा रवि, मैंने तुम्हारा जर्मनी का अपॉइंटमेंट लेटर देखा था, पर मैंने तुमसे कुछ कहा नहीं। उस बात के लिए मुझे माफ कर देना। जहां तक बात रही कमला आंटी की, तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम्हारी माँ की जगह कोई और ले लेगा। अरे वो कमला आंटी के भाई है ना, पवन अंकल, उन्होंने मेरी बहुत मदद की। अस्पताल ले जाकर मेरे सारे टेस्ट भी फ्री में करवा दिए। पर क्या पापा? रवि ने पूछा। बेटा, रिपोर्ट मिली तो पता चला मैं बस 6 महीने का मेहमान हूँ। तुम घबराना मत, पर मैं तुमसे अब कुछ छुपाऊंगा भी नहीं। रवि, मुझे कैंसर है जो लास्ट स्टेज पर है। मैंने ये बात तुमसे छुपाई, इसके लिए मुझे माफ कर दो। बहुत दिन बीत गए, पर अब लग रहा है मेरे पास समय बहुत कम है। एक बार तुझे गले से लगाना चाहता हूँ। पगले, मैं तुझसे कभी नाराज हो सकता हूँ भला? अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम जाते नहीं। बेटा, तेरा सुंदर भविष्य वहां जर्मनी में था। मकान तो तब भी तेरा और नेहा दोनों का ही था और अब भी है। और सुन, प्रॉपर्टी के पेपर्स ऊपर वाली दराज में रखे हैं। नेहा को भी अभी नहीं मालूम मेरी बीमारी के बारे में, तो मेरे जाने के बाद उसे संभालना तेरी जिम्मेदारी है बेटा। एक मरता हुआ पिता हमेशा अपने बच्चों की खुशी चाहता है। एक पिता अपने बच्चों की तरक्की में अपनी मृत्यु को भी नहीं आने देगा, तो मैंने भी वही फर्ज निभाया। मोहन बाबू की आवाज कम होती जा रही थी और फोन कट गया। रवि जोर से चिल्लाया, सपना, हमें तुरंत इंडिया जाना होगा। सपना बोली, आखिर बात क्या है? तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? रवि बोला, पापा लास्ट स्टेज कैंसर में है। इतना कहकर वो फूट फूट कर बच्चों की तरह रोने लगा और कहने लगा, मैं जानता था पापा ने मेरे सुनहरे भविष्य के लिए सारा नाटक किया था और जानते हुए किसी में उनकी ज्यादा खुशी थी, मैं मान गया। पर एक बार भी उनकी इस बीमारी की जरा सी भी भनक अगर मुझे हुई होती तो मैं उन्हें छोड़कर यहाँ कभी नहीं आता। सपना। रवि रोता जा रहा था। सपना ने रवि को संभाला और बोली, हम उन्हें कुछ नहीं होने देंगे, उन्हें यहाँ ले आएंगे।
वो इलाज से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे रवि, उन्हें कुछ नहीं होगा। रवि रोते हुए सपना की गोद में अपना चेहरा छुपाने लगा। बस उसकी हिचकियों की आवाज आ रही थी। 2 दिन बाद रवि और सपना मोहन बाबू के पास पहुंचे। रवि को देखकर मोहन बाबू के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और वो बोले, आ गए तुम दोनों। रवि दूर क्यों खड़ा है? बेटा, क्या अभी भी तू मुझसे नाराज है? गले नहीं लगेगा क्या मेरे? तेरे लिए ही तो रुका हुआ हूं। रवि भागकर उनके गले से लग गया और बोला, क्यों पापा, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आप हमारे साथ वहां चलिए, वहां इसका इलाज हो जाएगा। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे पापा। कुछ ही देर में नेहा भी वहां आ गई और मोहन बाबू से लिपटकर रोने लगी और बोली, पापा क्यों नहीं बताया हमें? हमसे झूठा नाटक क्यों किया? अपने दर्द को छुपाते रहे और हमारे सामने मुस्कुराते रहे, आखिर क्यों? मोहन बाबू ने मुस्कुराते हुए सपना की तरफ देखा और बोले, सपना बेटा, इसे संभालो, इसे पानी लाकर दो। रामू, नेहा को पानी पिलाओ। नेहा बेटा, रामू को अपने साथ रखना, वरना इस घर में अकेले जी नहीं पाएगा। हमारे सिवा इसका कोई नहीं। और रवि, मेरे पास अब वक्त नहीं है। बस तुम सबको देख लिया, मेरी आंखों को चैन मिल गया। तुम सब प्यार से मिलजुल कर रहना, खुश रहना। तुम्हारी माँ भी यही चाहती थी। देखो, वो मुझे बुला रही है। रवि, तू मेरा वो मनपसंद गाना लगा दे, जलते हैं जिसके लिए। रवि ने गाना लगा दिया और अपनी गोद में मोहन बाबू का सिर रखकर उनकी हथेलियां सहलाने लगा। मोहन बाबू मीना जी की तस्वीर की तरफ देखने लगे, मानो वो उनसे कह रहे हो कि मैं आ रहा हूं। देखते देखते उनकी आंखें सदा के लिए वहीं ठहर गई। जाते जाते भी वो अपने बच्चों के लिए खुशियां बटोर गए और उनके हिस्से के सारे दुख परेशानियां अपने साथ ले गए। शायद इसी को पिता कहते हैं, जो मरता हुआ भी अपने बच्चों की खुशी चाहता है। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।